नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी जरूर दबा दे ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला, 4 हमलावर ढेर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस हमले में शामिल आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बताया गया है कि इस हमले को 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। वहीं हमले के बाद इमारत में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक सुरक्षा बॉडीगार्ड भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि इमारत के प्रवेश द्वार पर 2 लोग आए और उन्होंने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हैंड ग्रेनेड मतलब कि बॉम्ब फेंका। हमले के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। नेपाल में भारत को दुश्मन बनाने पर क्यों तुले हुए हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली? क्या है असली वजह? जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे को देखकर भारत विरोधी राष्ट्रवाद के अपने पुराने फॉर्मूले को आजमा रहे हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर और बाहर अपनी नीतियों और कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नेपाल के पीएम ओली ने रविवार को बयान दिया कि नई दिल्ली और काठमांडू में उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए साजिशें रची जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि भले उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो चुका हो, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया है कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठक की जा रही है और उसमें एक दूतावास भी शामिल है, यानी कि भारत भी शामिल है, ऐसा उनका इनडायरेक्ट इशारा था। ओली ने अपने संबोधन में कहा कि नेपाल के कई नेताओं ने मुझसे कहा कि अपने जमीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वह बहुत बड़ी भूल है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। देश का नया नक्शा जारी करने और संसद में इसे पारित करने की वजह से मुझे सत्ता से बेदखल करने के लिए साजिश रची जा रही है। ओली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले जब उन्होंने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब उनके पास बहुमत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले कुछ वक्त से अपने देश के भीतर भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देकर जन भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आपत्ति के बावजूद पहले उन्होंने नया नक्शा जारी किया और इसके बाद नया नागरिकता कानून लाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली भारतीय महिलाओं को 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी और इसे नेपाल और भारत के बीच कायम रोटी और बेटी के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, ओली ने अपने देश में कोरोना वायरस फैलने के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल ये सब कुछ एक कारणवश हो रहा है। ओली सरकार अपने घरेलू राजनीति में चौतरफा आलोचना का शिकार हो रही है। कोरोना वायरस की महामारी को ठीक तरीके से हैंडल ना कर पाने को लेकर ओली के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने उतर चुके हैं। खुद को घिरता देख ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया। ओली के इस कदम से ज्यादातर नेपाली खुश हुए। इसके जरिए ओली कुछ समय के लिए जनता का ध्यान भटकाने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि नक्शा पास होने के कुछ वक्त बाद ही ओली के आलोचकों ने फिर से बहस शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में ओली की पार्टी के भीतर ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। ओली को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ एकजुट हो चुके हैं और इसीलिए वह समिति की बैठक में भी जाने से बच रहे हैं। वैसे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का राष्ट्रवादी राग नया नहीं है, खासकर जब कोई संकट की घड़ी हो। 2015 में भारतीय सीमा पर हुई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी का विरोध कर और चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट पर हस्ताक्षर करने के बाद भी ओली ने इस तरीके के भारत के खिलाफ अपना राष्ट्रवादी राग छेड़ दिया था। रविवार को दिए भाषण में ओली ने एक बार फिर से चीन से हुए समझौते का जिक्र किया और यह जताने की कोशिश की कि बहुमत में ना होने की वजह से उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओली एक बार फिर से अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहे हैं। जुलाई में अंबाला पहुंचेंगे राफेल विमान, फ्रांस से लेकर आएंगे भारतीय पायलट। जी हां दोस्तों, एलएसी और एलओसी पर तनाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिलेगी। बताया जा रहा है कि 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। गेम चेंजर हथियारों की डिलीवरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्कैल्प और मेटेलो मिसाइल की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरा स्क्वाड्रन अगस्त में राफेल विमानों के साथ मोर्चा संभालेगी। बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारतीय पायलट राफेल को भारत ला रहे हैं। राफेल विमान को भारत लाने के लिए वन स्टॉप का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर राफेल विमान उतरेंगे। यहाँ पर फ्यूल से लेकर बाकी सभी टेक्निकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद राफेल विमान सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे। वह सीधे अंबाला एयरबेस पर आएंगे। सभी 36 राफेल विमानों की डिलीवरी 2022 में हो जाएगी। राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात होगा, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हमीसारा में तैनात किया जाएगा। माना जा रहा था कि कोरोना संकट के कारण राफेल विमानों की डिलीवरी में देरी हो सकती थी, लेकिन फ्रांस ने टाइम पर डिलीवरी देने का फैसला किया था। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 जून को फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंट पार्ले से बात की थी। इस दौरान फ्रांस की ओर से भरोसा दिया गया था कि भारत को मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी वक्त पर होगी। कोरोना महासंकट का असर इस पर नहीं पड़ेगा। खुशखबर, 20,000 लोगों को अस्थायी आधार पर नौकरी दे रही है अमेजोन इंडिया। जी हां दोस्तों, दिग्गज ई कॉमर्शियल कंपनी अमेजोन इंडिया ने उपभोक्ताओं की मदद के लिए बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि वह भारत और अन्य देशों में 20,000 लोगों को अस्थायी आधार पर नौकरियां देने जा रही है। ग्राहक सेवा संगठन में कंपनी पर यह अवसर दे रही है। इस संदर्भ में कंपनी ने कहा है कि ये नियुक्तियां उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की जा रही है। अगले 6 महीने में हैदराबाद, पुणे, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में ये नियुक्तियां की जाएगी। चीन की महत्वाकांक्षी BRI योजना के अधिकांश हिस्से पर पड़ी कोरोना की मार। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान शहर से फैली वैश्विक महामारी का असर खुद चीन पर भी पड़ने लगा है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चीन की भी चिंताएं बढ़ा दी है। इस जानलेवा महामारी की वजह से चीन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी ब्रेक लग चुकी है। फिलहाल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। दुनिया भर के कई देशों में फैली इस खरबों डॉलर की योजना, जिसको BRI कहते हैं और जिसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये परियोजना के अधिकांश हिस्सों पर कोरोना की मार पड़ी है। इसका असर ये हुआ है कि इस परियोजना में कई तरीके की रुकावट सामने आने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन BRI का 20% हिस्सा बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कई बड़े रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि तकरीबन 40% हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। इस परियोजना मतलब कि BRI को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में सत्ता में आने के बाद लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका एवं यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्ग के नेटवर्क से जोड़ना है। सीपेक, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के जिनजियांग प्रांत से जोड़ता है, वो भी BRI की प्रमुख परियोजना का हिस्सा है। सीपेक को लेकर भारत ने चीन का विरोध भी किया है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर जाता है। कई एशियाई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, जैसे कि मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया और श्रीलंका। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि चाइना अपना परियोजना मतलब कि BRI परियोजना कैसे कंप्लीट करता है, क्योंकि भारत सहित कई बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने चाइना के पास से कर्ज तो लिया है, लेकिन उसी कर्ज के तले अब दब भी चुके हैं और अपने आप को चीन द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं। और इसी के साथ भारत के पास एक बहुत ही अच्छा चांस है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बन सके, क्योंकि अगर चाइना के पास तकरीबन 150 से 55 करोड़ की पब्लिक है तो भारत के पास भी 130 से 35 करोड़ लोग हैं और इसी 130 से 35 करोड़ लोगों के जरिए हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं और चाइना का डोमिनेंस पूरी दुनिया से कम कर सकते हैं। 37 लाख मामले पिछले 10 सालों से है कोर्ट में लंबित, नहीं हुई कोई सुनवाई। जी हां दोस्तों, पूरे भारत में हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और तालुका कोर्ट के समक्ष कुल 3 करोड़ 37 लाख मामलों में से तकरीबन 37 लाख मामले पिछले 10 सालों से लंबित पड़े हुए हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ने दी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अदालतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी करती है। इसमें 28 लाख मामले जिला और तालुका अदालत में लंबित है, वहीं 9,20,000 केस हाई कोर्ट में लंबित है। दूसरी तरफ इस डेटा से पता चला है कि 6,60,000 से ज्यादा मामले पिछले 20 सालों से लंबित है। इसके अलावा 30 सालों से लंबित पड़े केस की संख्या तकरीबन 1,71,000 है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को हाई कोर्ट में लंबित पड़े मामलों पर दुख जताया था। जम्मू कश्मीर, सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। एक ऑडियो बयान के जरिए उन्होंने कहा कि संगठन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। 90 साल के सैयद अली शाह गिलानी कई सालों से घर के भीतर नजरबंद है और पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत बहुत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बदल रहे राजनीतिक हालात के बीच यह अलगतावादी धड़े की सियासत का यह सबसे बड़ा घटनाक्रम है।